बच्चों नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं इकाई 2 समसामयिक मुद्दे के अंतर्गत मैं मजदूर हूँ पाठ का शेष हिस्सा। कल हम प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं। तो कल हमने पढ़े कि संसार के विकास में मजदूरों का क्या योगदान है। तो आप सभी को पता है कि दुनिया की प्रत्येक चीज मजदूर ने अपने हाथों से बनाई है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में मजदूरों का योगदान है। मजदूरों ने नदियों की प्रवाह रोके, बांध बनाए, सिंचाई से भूमि को उपजाऊ बनाया, समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई, हरी भरी फसलें उगाई, केसर की क्यारियां बनाई, वनों को काटकर जोत बोकर हरा भरा किया। इस प्रकार मजदूरों ने अनेक निर्माण कार्य किए जिससे आज दुनिया विकसित दिखाई दे रही है। इतना कुछ करने के बाद भी मजदूरों का जीवन आज अभावग्रस्त है और न ही मजदूरों की कोई ऊंची चाहत है। हम कल मजदूर के बारे में पहले भाग में बहुत कुछ जाने। मजदूर अपनी व्यथा को, अपने कार्य को आत्मकथात्मक शैली में इस पाठ में व्यक्त किए हैं। मुझे इस पाठ को पढ़ने के बाद रामधारी से दिनकर की कविता की 2 पंक्ति याद आ रहा है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिन बार इस धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अर्थात मजदूरों के मन में कोई भोग, ऐश्वर्य या सुख की कोई ज़्यादा लालसा नहीं होती है। मजदूर कहता है तो मैं तो अनगिनत बार इस धरती को स्वर्णमयी बना चुका हूँ। मेरे मन में ऐसे भोग और ऐश्वर्य की कोई लालसा नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। मजदूर अपने कार्य को बताते हुए कहता है कि कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसकी नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी, किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया, किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली, कलहन की कलम से पूछो किसने किसने। मजदूर प्रश्न करता है संसार वालों से कि आज कश्मीर की धरती, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां जाने के लिए हर कोई आज तैयार हो जाता है, वहां की नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए हर कोई ललायित रहते हैं, ऐसे कश्मीर की धरती, जहां की धरती में नमी थी, दलदल भूमि थी, उसे किसने सौंदर्य से रंगी, उस धरती को सुंदरता किसने प्रदान किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया। झेलम के तटवर्ती आकाश में जो सुगंधित भारी वायु प्रवाहित होती है, वो कहाँ से प्रवाहित होती है, किसके द्वारा प्रवाहित होती है। अर्थात कश्मीर में ऐसे खुशबूदार और चंदन के वनों को कौन उगाया, किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। कलहन की कलम से पूछो किसने किसने। बच्चों, यहाँ पर कलहन की नाम आया है। कलहन को जानना आप सभी को बहुत आवश्यक है। कलहन एक कश्मीरी इतिहासकार हैं, कवि हैं, और इनकी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के पूरे इतिहास का वर्णन है। तो इसलिए कलहन का नाम आया है कि कश्मीर की सुंदरता का राज क्या है, महाकवि कलहन से पूछो। आगे मजदूर अपनी कहानी को कहते हुए कहता है कि दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान धोती थी। दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान, इस चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर, और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सक्कारा के मैदानों में
अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियां उस धूप में, भुनी बालों में, पिरामिडों की छाया में चीर निद्रा में सोए। दिन सोता था, रात सोती थी। कहने का तात्पर्य है कि मजदूर का कहना है, जब सारी दुनिया सोती थी तो भी मैं काम करता था, और सारी दुनिया जब जागती है तो भी मजदूर अकेले काम करता रहता है। मजदूर की इस कथन का आशय यह है कि वह सतत निर्माण कार्य में लगा रहता है। उसके लिए रात और दिन की कोई बात नहीं होती है। रात दिन मजदूर कार्य में लगा रहता है, तत्पर रहता है। जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान धोती थी, नील नद की धारा, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और बहुत संकरी नदी है। दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान, इस चट्टान को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा। मतलब नील नदी की गहराई में, सकरी नदी में जो चट्टानें बहते हुए आता था, उन चट्टानों को मैं अपनी छाती पर रखकर, अपने बाजुओं पर, अपने कंधों पर, अपने गर्दन पर रखकर, और उसको चढ़ा दिया कहाँ? 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद। कई 500 जो ऊपरी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां चीर करके गीजा और सक्कारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, गीजा और सक्कारा का मैदान आप लोग सुने होंगे सोशल साइंस वगैरह में। तो गीजा और सक्कारा क्या है? गीजा और सक्कारा यहाँ पुस्तक में दिया है, आप लोग पढ़ना पीछे। तो गीजा विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, मिस्र की पिरामिड के लिए प्रसिद्ध स्थल है। सबसे लास्ट पेज में दिया है बच्चों, पढ़ना। गीजा की पिरामिड सर्वाधिक प्राचीन, भव्य और आधुनिक उन्नत तकनीक से बने इन पिरामिडों को लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व बनाया गया था। 450 फीट की ऊंचाई तक अत्यंत विशाल पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया होगा, यह आज भी नहीं जाना जा सका। मानवीय श्रम का अद्भुत उदाहरण जो ऐसे युग में बना जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। बच्चों, उस समय जब मशीन नहीं हुआ करती थी, उस समय भी जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है गीजा और सक्कारा का जो ये पिरामिड है, वहाँ मजदूरों ने अद्भुत काम किया। तो अब ऐसे अपने इस अद्भुत कार्य को मजदूर बताता है। यहाँ पर पुनः देखिए, जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियाँ उस धूप में, भुनी बालों में, पिरामिडों की छाया में चीर निद्रा में सोए। असल में ये जो सक्कारा का मैदान है, यहाँ पहले मृतकों को वहाँ पर दफनाया जाता था और बाद में यहाँ पर पिरामिड का निर्माण किया। और पिरामिड में जो पत्थर लगे हैं उसे कहाँ से मजदूर लाए? नील नदी में बहते हुए, तेज गति से बहते हुए धाराओं में जो चट्टान जो बहते हुए आते थे, ऐसे चट्टानों को मजदूरों ने अपने जिंदा छातियों से लाया, ताकि वहाँ जो पहले सक्कारा के मैदान में जो मृतकों को दफनाया जाता था, उनको सुकून मिल सके। आगे मजदूर कहता है, मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा निकाला, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा। मजदूर कहता है कि मैंने पहाड़ को काटा, पहाड़ में अनेक जो पेड़ पौधे थे, चट्टान को खोदा और वहां से जो खनिज पदार्थ है, तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा, कोयला आदि को मैं निकाला। पताल में घुसकर जब तपता दिन, सूर्य की तेज गर्मी में मैं तपता रहता था, नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता था। खनिज पदार्थ को निकालना है तो जमीन को खोदना पड़ेगा। हीरा कहाँ निकलेगा? पताल में घुसकर जब तपता दिन, नरक की रातों की अंधियारी लिए, अंधेरी उस जो खो है, जो खदान है जहाँ अंधेरा छाया होता है, रात्रि के समान अंधियारी जिस खो में, जिस खदान में है, वहाँ मैं उतरता, मैं पत्थर काटता होता, अपने मालिकों के लिए था। ये सब कुछ जितने भी खनिज पदार्थ है, सोना चांदी हीरा जवाहरात कोयला, ये सब मेरे लिए नहीं, ये सब मेरे मालिकों के लिए था। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, कोलार क्या है? कोलार
प्राचीन स्वर्ण भंडार है। आप लोग कोलार की खान सुने होंगे, हमारे भारत की प्राचीन स्वर्ण भंडार जहाँ सोना मिलता है, सोना का खदान है। तो ऐसे कोलार की खानों में अमेरिका से नई दुनिया तक, अमेरिका में भी और जहाँ भी है, जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैं चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला, और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मजदूर कहता है कि मैं सब कुछ किया, मैं हर प्रकार का सुख सुविधा संसार को दिया, सभी प्रकार के खनिज, लवण, सोना, चांदी, हीरा, कोयला सब निकाला, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं है। आज भी मेरी जो जिंदगी है वो एक अंधेरी जिंदगी है, काली अंधेरी जिंदगी है। मैं लोगों को तो बहुत उजाला दिया, लेकिन ये भी जितने भी सुख है, जितने भी ये ऐश्वर्य है, यह सब मेरे लिए नहीं है, केवल अपने मालिकों के लिए मैंने काम किया। मेरी खोदी जमीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं अपनी जगह बूत बनकर खड़ा ना रहा होता तो पीठ फेरते ही पिंडलियां उनके मुंह में होती, और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूं। मजदूर कहता है, देखिए अंतिम, मैं हीरा निकालता हूं। और हीरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मजदूरों को? क्या करते हैं मजदूर? मजदूर जमीन खोदते हैं, मेरी खोदी जमीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते। हीरा, कोयला का जो खदान होता है उसके नीचे हीरा पाया जाता है, उसको मजदूर खोदते हैं, उसके अंदर घुसते हैं। तो जब मैं हीरा निकालता हूं तो मेरी खोदी जमीन को घेरे, जहां पर मैं जमीन को खोदा हूं उस जमीन के ऊपर में शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं। यहां पर देखिए, शेर से खूंखार कुत्ते, यहां पर कुत्ते अर्थ नहीं है, शेर के समान कुत्ते नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। मुख्य अर्थ यहां पर प्रकट ना होकर के जब उससे संबंधित अर्थ प्रकट हो, वहां पर लक्षणा अर्थ होता है। शब्द शक्ति आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेरी खोदी जमीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते हैं। जब मैं हीरा निकालता हूं तो वहां पर ताक में रहते हैं और मुझे घूर घूर कर देखते हैं, मेरी एक एक हरकत पर वो छलांग मारते हैं, मतलब मेरी तहकीकात करते हैं, बिल्कुल निगरानी में रहते हैं कि ये मजदूर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई हीरा या कोई सामान इधर उधर तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार से वो मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं। अगर मैं अपनी जगह बूत बनकर खड़ा ना रहा होता, बूत मतलब मूर्ति बनकर, तो पीठ फेरती ही पिंडलियां उनके मुंह में होती और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए। अमानुष अपमान मतलब ऐसा अपमान जो मनुष्य के लिए नहीं है, ऐसा इस प्रकार से मुझे लोग अपमानित करते थे, अपमानित करते हैं, जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, जिससे संसार के ये ऐश्वर्य में जीने वाले लोगों में और मुझ में क्या अंतर है, ये आसानी से समझ कर आ जाता था। अंतर खुलकर चमक आ जाए, मैं हीरा निकालता हूं। यहां पर देखिए, तो शेर से घेरे शेर से खूंखार कुत्ते, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की मानवता नाम की चीज नहीं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर शेर से खूंखार कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। बच्चों ध्यान देना, शेर से खूंखार कुत्ते कहने का क्या तात्पर्य है, ऐसा परीक्षा में आ सकता है। तो शेर से खूंखार कुत्ते कहने का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जिनकी हृदय में दया, करुणा, संवेदना नाम की कोई भावना नहीं होती है और किसी भी हद को वो पार कर सकते हैं। मजदूरों को किसी भी तरह से वो जो सजा देते थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर शेर से खूंखार कुत्ते की यहाँ पर लक्षणा प्रयोग किया गया है। रोम का वह कोलोसियम मैंने अपने हाथों खड़ा किया, जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था।
मजदूर कहता है कि रोम का वह कोलोसियम, रोम मतलब वर्तमान में इटली, कोलोसियम एक रंगशाला है, विश्व प्रसिद्ध रंगशाला, ठीक है। तो मैंने अपने हाथों से खड़ा किया जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था। तो ये रोम का जो कोलोसियम है रोम का, इटली का, ये भी विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ये भी आपकी पुस्तक में यहाँ पर दिया है, इसको पढ़िए। रोम का कोलोसियम क्या है? तो रोम के इटली शहर स्थित इस रंगशाला को ईस्वी सन 70 में रोम के शासकों ने बनाया था, जो स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। यहाँ योद्धा अपनी युद्ध कला और मल्ल विद्या का प्रदर्शन करते थे। हिंसक पशुओं से भी उनके मुकाबले आयोजित किए जाते थे। यहाँ अब यह खंडहर रूप में पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। ये जो कोलोसियम है, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक जो रंगशाला था, इसका भी निर्माण मजदूर कहता है कि मैं उस समय किया जब उस समय कोई विशेष संसाधन नहीं था, कोई मशीन नहीं था। उस समय मैं अपनी मेहनत से ऐसे कोलोसियम का निर्माण किया। आगे मजदूर कहता है कि जहां मेरे से गरीबों को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। ये जो कोलोसियम है, मैं पहले पता रंगशाला तो था, लेकिन यहां पर शेरों से भी लड़ाई भी करवाते थे गरीबों के बच्चों को। वैसे ही स्पेन के वे खूनी अखाड़े भी जहां लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं मजदूर जो है अपने जीवन यापन के लिए किस तरह से मजबूर हो जाता है, और मजबूर होकर मजदूर और मजदूरों के बच्चे कैसे कैसे कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो जीवन जीना है, किसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो ऐसे खतरों से भी वो काम ले लेते हैं, खतरों से भी अधिक वो खतरों से मोल लेते हैं, कहना तात्पर्य है। आगे मजदूर बताता है कि बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली। आगे मजदूर कहता है कि बाबा आदम के वन जो कि ईडन में है, जहाँ घने जंगल थे, उसको मैंने काटा। वहाँ की जमीन जो पथरीली थी, कंकरीली थी, उसे मैंने खोदा और खोदकर नरम कर डाली। उस जमीन में, पथरीली जमीन में मैंने हल चलाया, वहाँ फसल का उत्पादन किया, जोत कर बोकर उस जमीन को हरा भरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि जो मीलों फैले खेत में मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई। जो रोमन जनरल विजय प्राप्त करके आते थे, उसके बदले उनको जो प्रांतीय भूमि जो मिलती थी, वो प्रांतीय भूमि जो मीलों फैले, कई मीलों में जो फैले थे, ऐसे खेत को मैंने बोया, काटा, वहाँ फसल उत्पादन किया। तो सामंतों की दुनिया को मैंने बसाया, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। प्यारे भैया बहनों, सामंतवादी व्यवस्था, आप लोग सोशल साइंस पढ़े होंगे। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे उच्च श्रेणी में जो राजा हुआ करता था, उसके बाद ये सामंत लोग रहते थे, और सबसे निचले स्तर में मजदूर और किसान होते थे, और उनके साथ अनेक प्रकार के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किए जाते थे, है ना। उनको अनेक प्रकार के कष्ट देते थे, इनको कटघरे में रखा जाता था। उसका वर्णन मजदूर यहाँ किया है। तो ऐसे अनेक प्रकार से मजदूरों को मजबूर होकर के जो कार्य करना पड़ता है, अपनी व्यथा को मजदूर इस निबंध में बखान कर रहे हैं।